नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉचर। मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। वक्त हो गया है सेंट्रल डिबेट का। सेंट्रल डिबेट में आज हम चर्चा करेंगे कि क्या होगा आगे 2027 के चुनाव में, किस पर कौन पड़ेगा भारी। कहते हैं कि दिल्ली का रास्ता लखनऊ से होकर गुजरता है और उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा संग्राम की रणभेरी अभी से बच चुकी है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी अपने डबल इंजन के विकास, कानून व्यवस्था, हिंदुत्व और ओबीसी सोशल इंजीनियरिंग के बूते हैट्रिक लगाने का दाव भर रही है। दूसरी तरफ सपा यानी कि समाजवादी पार्टी पीडीए पिछड़े दलित अल्पसंख्यक के फॉर्मूले, राम मंदिर पर पूरी तरीके से चंदा चोरी के मामले और तमाम अन्य जातिगत जनगणना की मांग और युवाओं से जुड़े मुद्दों को हथियार बनाकर लखनऊ की सत्ता में वापसी की फिराक में। लेकिन असली सवाल यह है कि 2027 का चुनाव किस पिच पर खेला जाएगा। क्या चुनाव युवाओं के रोजगार, पेपर लीक, महंगाई और विकास के दावों पर लड़ा जाएगा, या फिर एक बार फिर कुछ छुपे हुए मुद्दे हैं, जातिगत समीकरण और सांस्कृतिक पहचान के मुद्दे चुनावी वैतरणी पार कर पाएंगे। आज इसी पर होगी चर्चा और आज की चर्चा के लिए जो सवाल उठ रहे हैं, तेज सवाल, उन पर एक नजर डाल लेते हैं। क्या 2027 का चुनाव कानून व्यवस्था और बुलडोजर मॉडल बनाम, बेरोजगारी और पेपर लीक के मुद्दे पर लड़ा जाएगा? सवाल यह भी है कि क्या अखिलेश यादव का पीडीए कार्ड इतना मजबूत साबित होगा कि जातिगत जनगणना और सोशल जस्टिस का नारा भाजपा के कैडर और विकास के दावों को ध्वस्त कर पाएगा? सवाल यह है कि क्या कांग्रेस इस बार उत्तर प्रदेश में मजबूती से चुनाव लड़ने में कामयाब हो पाएगी या गठबंधन के सहारे ही मैदान में उतरेगी? सवाल यह है कि क्या विधायकों के परफॉर्मेंस सर्वे, एंटी इनकम्बेंसी और युवाओं के आक्रोश को संभालना भाजपा के लिए 2027 की सबसे बड़ी चुनौती बन जाएगी? और आखिरी सवाल यह है, क्या यूपी में विकास दर और इंफ्रास्ट्रक्चर के मुद्दे हावी रहेंगे या आखिरी वक्त में चुनाव ध्रुवीकरण कोर वोट बैंक के इर्द गिर्द सिमट जाएगा? और इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ हमारा एक्सपर्ट पैनल जुड़ चुका है। आपको मिलते हैं हमारे एक्सपर्ट पैनल से। हमारे साथ बीजेपी नेता विवेक श्रीवास्तव जुड़ चुके हैं, हमारे साथ सपा नेता कामेश पांडे जुड़ चुके हैं, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार सुनील त्रिपाठी मौजूद हैं, हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता इंजीनियर शैलेंद्र ध्रुव मौजूद हैं और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं राजनीतिक विश्लेषक अंशुमान दुबे। पहले तो आप सभी का इंडिया वॉच में बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सुनील जी के साथ करेंगे। सुनील जी, जो मौजूदा हालात हैं उत्तर प्रदेश में, तमाम तरह की खबरें सामने आ रही हैं। कभी जिस एक्सप्रेसवे का दम भर रही है भाजपा सरकार, वो एक्सप्रेसवे ध्वस्त होता हुआ नजर आ रहा है, तो कभी युवाओं को बेरोजगारी मुक्त करने का भाजपा दम भरती है, तो दूसरी तरफ युवा सड़क पर अपने हक की लड़ाई के लिए प्रदर्शन करते हैं। स्थिति बड़ी गंभीर नजर आ रही। क्या कहता है आपका विश्लेषण? आपका एक लंबा सफर रहा है यहाँ की पूरी तरीके से स्थितियों को आकलन करने में। क्या कहता है आपका विश्लेषण? जरा विस्तार से बताइए। स्नेहा जी, अब 27 चुनाव बहुत नजदीक आ रहा है। बिल्कुल। सारे राजनीतिक दल जो सो गए थे वो अपनी कुंभकर्णी नींद खत्म करके राजनीतिक गलियारों में चलते हुए दिखाई पड़ रहे हैं जी। उत्तर प्रदेश में मेरा मानना, मैं सदैव कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के प्रतिद्वंदी के रूप में समाजवादी पार्टी मेरे हिसाब से प्रथम नंबर पे आती है। लेकिन इस बार मैं देख रहा हूं कि बहन मायावती जी भी चाहे अपने बयानों से, चाहे अपने कार्यकर्ताओं से संवाद स्थापित कर, चाहे रैलियों के माध्यम से जनता को आगाज कर रही हैं कि मेरी भी पार्टी आपके साथ पहले की तरह खड़ी हुई है। कांग्रेस भी पीछे नहीं है जी। कांग्रेस भी अपना कहीं न कहीं जलवा पुनः कायम करना चाह रही है। लेकिन समस्या ये है स्नेहा जी, वोटर कंफ्यूज्ड है। भाजपा का जो कोर वोटर था उसकी स्थिति तो बहुत ही खराब है। मैं बार बार कहता हूं कि यूजीसी लाने के बाद से इनका कोर वोटर कहीं न कहीं से विमुख होता जा रहा है जी। उस कोर वोटर को भारतीय जनता पार्टी भी साध रही है और बहन मायावती जी तो स्पष्ट रूप से उसको साधने में सफल भी हो रही है, मैं देख रहा हूं। और लोगों को रुझान भी उनकी तरफ जा रहा है। वो पूरे दिन याद दिला रही हैं कि कानून व्यवस्था मेरी देखिए, मैंने एक सीओ को, सांसदों को जेल भेज दिया। जनता सर्वोपरि है, कानून सर्वोपरि है, उसके बाद पार्टी सर्वोपरि है। कांग्रेस भी पीछे नहीं है। लेकिन स्नेहा जी, भारतीय जनता पार्टी के पास मैं बार बार एक ही चेहरा है योगी आदित्यनाथ जी का, जो डूबती हुई पार्टी को बचा सके। जी। सफलता की बात तो बहुत दूर है,
उत्तर प्रदेश के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं, भ्रष्टाचारी चरम सीमा पर हैं। और मैं बार बार कहता हूं कि मुख्यमंत्री जी 10-5 आपके इर्द गिर्द बैठे IAS आपकी नाव को डुबाने में पूर्ण रूप से लग गए। मेरी कोई व्यक्तिगत दुश्मनी उनसे नहीं है जी। लेकिन स्नेहा जी, हम लोग पत्रकार हम देखते हैं कि योगी जी इतना दिन रात मेहनत जनता के लिए कर रहे हैं, फायदा नहीं मिल रहा है। चाहे किसान हो, आज पूरे प्रदेश में खाद को लेकर के किसान परेशान है, कोई कार्रवाई नहीं की जा रही, न कृषि विभाग पर न उनके अधिकारियों पर। और यही किसान जब 27 में स्नेहा जी वोट डालने जाएंगे तो उनका रुझान किस पार्टी की तरफ होगा, ये तो समय बताएगा। आपने किसानों की दुर्दशा कर दी, सारे सिस्टम को उनके ऑनलाइन कराइए। आप किसान पर एक खाता खतौनी पहले ऑनलाइन कराए, फिर वो खाद बीज पाए। क्या सिस्टम बना रखा है। और किसानों के लिए आप कहते हैं कि 5,000 6,000 हमने किसान सम्मान निधि दे दी। स्नेहा जी, हमारा ही पैसा हमको दिया गया, मतलब जो खाद सस्ती थी वो महंगी कर दी गई, चाहे यूरिया हो, चाहे DAP हो, चाहे NPK हो। तो जब आपने महंगा कर दिया, महंगी खाद खरीद करके हमको 6,000 रुपये आप दे रहे हो, किसान समझ नहीं रहा। लेकिन जो पढ़ा लिखा किसान है वो समझ रहा है कि आपने हमारी यूरिया के दाम बढ़ा, बीज दाम बढ़ा करके आधा पैसा तो खुद कमा गए और उसी में से आप किसान सम्मान निधि हमको दे रहे हो। क्या छलावा है। कृषि यंत्रों का हाल ये है, देखिए अभी एक खबर आई 10 तारीख से कृषि यंत्र किसानों को मिलेंगे जी। कृषि यंत्र की जांच पूरे प्रदेश में पेंडिंग पड़ी है। आदरणीय प्रमुख सचिव साहब दबाए बैठे, कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। यही हाल अन्य विभागों में, मेरी समझ से कोई विभाग अछूता नहीं मुख्यमंत्री जी, चाहे लोक निर्माण आपका हो, वहां भी अधिकारियों का यही हाल है। LDA का हाल देख लीजिए, पंचायत राज का हाल देख लीजिए, जल शक्ति मिशन जो आपका उद्देश्य था कि गांव का गरीब आदमी भी स्वच्छ जल पिए, मुख्यमंत्री जी आपके उन उद्देश्यों पर भी इन भ्रष्टाचारियों ने पानी फेर दिया है। टंकियां लग गई, लेकिन न वो जहां पाइप खोद डाले गए वो जगह भरी गई और न जल ही मिल रहा है। मेरी समझ से प्रदेश में 7-8 टंकियां बनते बनते गिर गई, कुछ 6 महीने बाद गिर गई। उनके अफसर आज भी मिला के सुनील जी, अभी तक जो भी विभाग आपने एक बैठक और दे दीजिए। उसके बाद युवाओं की बात कर लीजिए। आप युवाओं के साथ भी जिस तरह से नीट में पेपर लीक आउट हुआ, युवाओं को रोज भी देखा। चलिए, आपने कुछ तो किया, सांत्वना दी, धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा ले लिया, लेकिन समस्या आज भी उन बच्चों के साथ में है कि जिन बच्चों के ऊपर आपने वादा किया था कि मुकदमा दर्ज किया गया है, वो वापस ले लिया जाए। क्योंकि नीट के बच्चे जो डॉक्टर बनना चाह रहे हैं वो अपराधी नहीं बनेंगे। अगर एक मुकदमा किसी के ऊपर लग जाता है स्नेहा जी, पूरा भविष्य का चौपट होता है। इसलिए प्रधानमंत्री को इस मामले में ध्यान देना चाहिए। जो उसमें आपराधिक तत्व मैं नहीं कह रहा हूँ, उन पर मुकदमा वापस लिया जाए, उनकी जांच करके सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, मैं भी कह रहा हूँ। लेकिन जो हमारे छात्र हैं, हमारे बच्चे, देश के भविष्य हैं, उनके साथ न्याय होना चाहिए, मुकदमा वापस होना चाहिए। ठीक है विवेक जी, बीजेपी लगातार एक्सप्रेसवे, बेहतर कानून व्यवस्था और डबल इंजन सरकार के विकास का दावा करे, लेकिन दूसरी तरफ जब पेपर लीक, बेरोजगारी और स्थानीय स्तर पर विधायकों के प्रति नाराजगी की बातें आती हैं तो पार्टी को गुप्त सर्वे कराने पड़ते हैं। क्या 2027 में ब्रांड योगी और कानून व्यवस्था ही आपकी एकमात्र ढाल होगी, या जनता को देने के लिए कोई नया विजन भी है? देखिए रेहा जी, सरकार का काम बोलता है जी। सबसे बड़ी चीज जो योगी आदित्यनाथ जी ने दी है उत्तर प्रदेश को, वो है कानून व्यवस्था। आज हमारी बहन बेटियां अपने काम पे जा पाती, अपने स्कूल जा पाती। कोई सौदा हमारी बहन बेटियों का रास्ता काटने की हिम्मत नहीं कर सकता। अगर कोई करता है तो उसको अगले चौराहे से यमराज ढूंढना शुरू कर देते हैं। 24 से 48 घंटे में अपने पैर पे चलने लायक नहीं रहता, और ज्यादा दिक्कत हुआ तो कहीं कहीं ऊपर भी चले जाते हैं लोग, उनकी मैयत पे फातिया भी पढ़ने की नौबत आ जाती है। विषय ये इतनी बातें सुनील जी बता रहे थे। देखिए, सत्ता का चरित्र जी विवेक जी, चेक किया जाए, विवेक जी की आवाज नहीं आ रही। कामेश जी, आपकी पार्टी लगातार पीडीओ और जातिगत जनगणना के मुद्दे पर चुनाव लड़ने का ऐलान करे, लेकिन क्या सिर्फ सोशल इंजीनियरिंग के सहारे 2027 की सत्ता हासिल की जा सकती है? जिस तरीके से आप लोग राम मंदिर चंदा
चोरी वाला मामला उठाया, उसके बाद आज सदन में भी अखिलेश यादव ने इस मुद्दे को उठाया और दूसरी तरफ पेपर लीक के मुद्दे को भी उठाया आप लोगों ने। क्या लग रहा है कि इन सारे मुद्दे पे भी आपके पास कोई ठोस तैयारी है? कामेश जी। सबसे बड़ी बात ये थी कि आज भारतीय जनता पार्टी हर मुद्दे पर फेल हुई। अभी आपने देखा दिल्ली के जंतर मंतर जी पर भारी आंदोलन मजबूर होकर के छात्र छात्राओं ने किया। ये पहली बार है कि जब हमारे देश के छात्र और छात्राएं जी अपने भविष्य को लेकर के चिंतित हैं कि ये सरकार जो भाजपा की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है। ये डबल इंजन की सरकार न तो पेपर लीक रोक पा रही है और न ही ये पेपर लीक करने वालों पर ठोस कार्यवाही कर पा रही है। आज तक जब से भाजपा की सरकार बनी है तब से बहुत बार पेपर लीक हुए, लेकिन आज तक पेपर लीक करने वाले कोई अपराधी जेल नहीं गए और न ही उनके ऊपर कोई ऐसा कार्यवाही हुआ कि जिससे पेपर लीक करने वाले लोगों के अंदर दहशत। और जहां तक राम मंदिर अयोध्या में ये चढ़ावा चोरी का मुद्दा है, ये तो पूरे दुनिया में भाजपा और आरएसएस और ये इनका ट्रस्ट बेनकाब हो गया है। आज इनका पूरा ट्रस्ट जो केंद्र सरकार ने बनाया है, ट्रस्ट कोई और नहीं बनाया। ये ट्रस्ट भाजपा की जो भारत की सरकार है, प्रदेश सरकार की सहमति से बनाया। और आप देख रही हैं, पूरा देश देख रहा है, पूरी दुनिया देख रही है जी कि इनके बनाए ट्रस्ट जितने भी इनके जो पदाधिकारी हैं वो राम मंदिर में इतने बड़े पैमाने पर इन लोगों ने जो चढ़ावा चोरी किया, उससे पूरा देश शर्मसार हुआ है। और इन्हें लज्जा भी नहीं आती है कि ये बाकी जगह तो चोरी बेईमानी कर ही रहे हैं, राम मंदिर को भी इन्होंने नहीं बख्शा। इस तरह का कृत्य भाजपा के अलावा और कोई पार्टी नहीं कर सकती है। ठीक है शैलेंद्र जी, एक इंजीनियर होने की वजह से आप आंकड़ों को बेहतर समझते होंगे। यूपी में कांग्रेस का वोट शेयर लगातार चुनौती बना हुआ और 2027 के चुनाव में कांग्रेस सपा के साथ सिर्फ जूनियर पार्टनर बनकर मैदान में उतरेगी, युवाओं और जन मुद्दों पर अपनी पहचान के साथ जनता के बीच आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपको जी। हम राहुल गांधी के सिपाही हैं जी और लगातार 2012 से लेकर के और अभी तक आप विपक्ष के रूप में देखेंगे तो सिर्फ राहुल गांधी ही मिले हैं जो जनता के मुद्दे हों, बेरोजगारी हो या अन्य जो महत्वपूर्ण इस देश के विकास के हित में कारगर रहे होंगे, वो सिर्फ राहुल गांधी जी हमेशा पूरे बुलंदी के साथ। उनका नारा भी है, संघर्ष हमारा हथियार है, सच हमारी ताकत है, जो हमारे जननेता राहुल गांधी जी कहते हैं। मैं डाटा पे बात करता हूँ। अभी 2024 का चुनाव हुआ, अलायंस में हम लोग लड़े, सारे अलायंस घटक दलों का हम सम्मान करते हैं। राहुल गांधी जी के नेतृत्व में पूरा देश, अभी एक स्लोगन भी लोगों ने दिया है कि यूपी से होकर के दिल्ली का रास्ता जाता है। खैर ऐसा है नहीं, अगर ऐसा होता तो 2024 में बुरी तरह हारे हैं, यहीं पे हारे हैं। और 27 की स्थिति तो इतनी ख़राब होने वाली है स्नेहा जी। दिल्ली में स्वतः गया था, एक हफ्ते दिल्ली होकर के आया हूँ। मैंने अपनी आंखों से देखा है कि नौजवानों के अंदर इस सरकार के प्रति कितनी नफरत है। लाखों नौजवान, जिस दिन उन नौजवानों पे लाठी चली है बड़े भैया, उसके बाद से नौजवानों में एक अलग तरह की ऊर्जा का जो है संचार हुआ है कि ये तो मेरे अधिकारों का हनन भी हो रहा है। नीट के साथ साथ अन्य लगभग 125 परीक्षाएं पूरे देश में निरस्त कर दी गई धांधली की वजह से। उसको लेकर के उनमें एक अलग तरह की गुस्सा थी। लाख की संख्या में, मैं 1, 2, 3 बजे रात तक रहता था वहाँ पे जनता मंतर पे, भीड़ घटने का नाम ही नहीं लेती थी। और ऐसा नहीं था कि वो किसी दल के थे, वो सारे देश के नौजवान थे। कोई गुजरात से आया है, कोई मध्य प्रदेश से आया है, कोई सूरत से आया है, यूपी से हम लोग स्वयं थे, बिहार के भी थे। ये पूरे देश में इस सरकार के खिलाफ नौजवान खड़ा हो चुका है। किसानों ने अपना ऑलरेडी इस सरकार के खिलाफ बिगुल फूंक करके इतिहास रच दिया है। तो
27 की स्थिति बड़ी खराब है। योगी जी जानते हैं, मोदी जी तो समझ गए हैं, अंदर से सरकार पूरी तरह से हिल गई है। अब इनकी शुरुआत देख लीजिए, ये किस पे टिकी है सरकार और किस बलबूते ये सरकार कहती है हम 27 में सरकार बनाएंगे, उसका डाटा है। SIR के बल पे चोरी की है, EVM चोरी करते हैं, पकड़ी भी गई। अभी तक सिर्फ बीजेपी की EVM क्यों पकड़ी जाती है? चंदा चोरी, अभी हमारे पूर्व के प्रवक्ता ने बताया भी कि पूरा देश शर्मसार हुआ है। चढ़ावा चोरी चल ही रहा है। पेपर लीक पे तो लगातार पूरा देश, सरकार झुकी गई है, शर्मिंदा भी है। अभी उत्तर प्रदेश की हम बात करते हैं, इको गार्डन में लगातार लगभग 7 वर्षों से इको गार्डन में लगातार जो आरक्षण के बिंदु पे सतीश द्विवेदी पूर्व मंत्री थे, उनके कार्यकाल में 20,000 आरक्षण, जो कि संवैधानिक व्यवस्था है, मैं ऐसी कोई बात नहीं कर रहा, सरकार उस पर सुप्रीम कोर्ट क्यों चली गई? जब हाई कोर्ट ने स्वीकार किया कि अन्याय हुआ इन बच्चों के साथ, पूरा देश जानता है, तो क्या ओबीसी समाज सो गया है? क्या वो नौजवान को नहीं पता है कि हमारा अधिकार छीना जा रहा है और लगातार छीना जा रहा है? विश्वविद्यालय की भर्ती हुई हो प्रोफेसर की, उसमें भी या अन्य जितनी भी नियुक्तियां हुई हैं, सारे जगहों पे जो संवैधानिक व्यवस्था है उसके अनुपालन में ही सरकार से मांग करते हैं, लेकिन कहीं ऐसी कुछ नहीं हुआ है। हर जगहों पे चोरी की गई है, उनके साथ अत्याचार हुआ है। अब हम आ जाते हैं जो है जलकल योजना की बात करते हैं, जिस पे उत्तर प्रदेश में लगभग 15 या 20 हज़ार करोड़ का बजट है। स्नेहा जी, पूरे में दावे, मतलब क्या होता है ना कि लगभग मैं पूर्वांचल के 25 ज़िले तो मैं बेहतर जानता हूँ जहाँ पे कोई एक भी गांव नहीं है जहाँ पे टंकी तो लगी है लेकिन पानी किसी गांव में प्रॉपर जलकल योजना की तरफ चल रहा है। सड़कें खोद दी गई, अभी हमारे बड़े भैया ने बताया, सड़कें खोद दी गई है, ग्राम प्रधान द्वारा बनाई गई हो या किसी अन्य विभाग द्वारा, सड़क बनाई नहीं गई है। स्नेहा जी, एक तो गाँव की सड़कों का बजट भी बहुत कम है। आप बजट निकालेंगी तो सारे बजटों का पैसा जो है NH में चला गया और 6 लेन 4 लेन में पैसा खत्म हो गया है। ग्रामीण सड़कों के लिए बजट आवंटन भी नहीं हुआ है। और लगातार हम 3 बार से देख रहे हैं, 3 वर्षों से, वित्तीय वर्ष में, कि PWD और RES के लगभग 60% पैसे रिफंड हो जा रहे हैं। तो ग्रामीण अंचल की सड़कें वैसे भी नहीं बनी हुई, जो बनी है वो सरकार द्वारा मीन्स जलकल द्वारा तोड़ दिया गया। तो लोग जर्जर हालात में वैसे भी परेशान हैं। अब आ जाते हैं पेपर लीक से तो जनता त्रस्त, नौजवान पूरी तरह से त्रस्त है। महिलाओं की हम बात करते हैं, महिलाओं का डाटा उठा लें, बीजेपी के हमारे प्रवक्ता बैठे हैं, बड़े भाई हैं, रेशियो निकाल लें 2012 से 17 से लेकर के और इधर के बीच में अन्य प्रदेशों में जहां कांग्रेस की सरकार है, निकाल लें क्या स्थिति है। उसमें बीजेपी के जिस प्रदेशों में सरकार है वहाँ प्रियॉरिटी पे है। हमारी बहन बेटियों के साथ सबसे ज़्यादा अत्याचार हुआ है। उत्तर प्रदेश में हम खनन में आ जाते हैं। अभी खनन का मैं एक सर्वे कराया हूँ 10 दिन पहले। उत्तर प्रदेश में आप ललितपुर से झांसी होते हुए सोनभद्र चले आइए, किन लोगों को ठेका दिया गया है, योगी जी के कितने लोग हैं। अब बात जात की आ जाएगी तो मैं थोड़ी जात की बात मुझे अच्छी भी नहीं लगती है, लेकिन अभी आप पता करा लीजिए कि कितनी बुरी हालत है। ऐसा लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में खनन हो ही नहीं रहा है, और खनन लगातार रात दिन हो रहा है। एक उपाध्याय जी पत्रकार हैं, वरिष्ठ पत्रकार है, अभी उनके पुलिस ने गिरफ्तार करके उनके साथ अत्याचार भी किया, बनारस के रहने वाले हैं। उन्होंने सिर्फ दिखा दिया कि लगातार विनीत सिंह, धनंजय सिंह, कौन सिंह समथिंग लोग 10-12 लोगों का उन्होंने डाटा दिया, और डाटा हवा में नहीं दिया, उन्होंने पूरा एकदम एक्चुअल दिया। तो सरकार तो जनता भी जाने, जो छोटा वर्ग का व्यवसायी वो भी परेशान है। गुजरात की बड़ी कंपनी आके यूपी में काम कर रही है। गोरखपुर में मैं बात कर रहा हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी का क्षेत्र है, वहाँ जितने मतलब यहाँ यूपी के व्यवसायी होंगे, वो ठेकेदार हो, कंपनी वाले हो, सारे लोग त्रस्त हैं। सेकेंड पार्टी काम कर रहे हैं, जो पहले फर्स्ट पार्टी काम करते थे। तो कहीं न कहीं कह नहीं रहे होंगे, अलग बात है, लेकिन दुखी सब लोग हैं स्नेहा जी। तो अब किस बिहाफ पे ये सरकार बनाने की बात करते हैं, अब तो यही जाने। इनके पास एक ही आधार है, वो EVM चोरी और अपनी तानाशाही, जो बंगाल में देखा गया, अन्य चुनाव में भी देखा गया है। ठीक है, इसका जवाब लेंगे विवेक जी से, लेकिन उससे पहले अंशुमान जी से विश्लेषण लेते हैं। अंशुमान जी, क्या कहता है आपका विश्लेषण? 2027 के समीकरणों का तकनीकी तौर देखा जाएगा या कुछ और ही निकल करके आएगा, जिसके आधार पे ये माना जाए कि चुनाव में यही मुद्दे सबसे सही होने वाले हैं? देखिए, सही मुद्दे तो मुझे तो लगता नहीं कि आने वाले हैं स्नेहा जी। 2027 में भी जिस प्रकार से मैं सत्ता और विपक्ष की नुरा कुश्ती देख रहा हूँ, उसमें वास्तविक मुद्दों को कहीं कुछ छूना ही नहीं चाहता। देखिए, युवाओं की बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है और पेपर लीक एक बड़ा मुद्दा बन के आया। उसका अभी जिस प्रकार से कानून बनाने की बात चली है और जिस प्रकार से जुर्माने लगाए गए, सजा की बात करी है, वो बिल्कुल ढकोसला है, धोखा है जनता के साथ में। और मैं आपके चैनल पे ये बार बार बात उठाता रहा हूँ कि जिन लोगों की अरबों हज़ारों करोड़ की कमाई है, उनके ऊपर 10 करोड़ का जुर्माना अधिकतम या 50 लाख का जुर्माना अधिकतम कोई मायने रखता ही नहीं है।
और छोटी छोटी मुर्गियां ही पकड़ी जा रही हैं, बड़ी मुर्गियों को पकड़ने का कोई इसमें है ही नहीं। ये वो कह रहे हैं जो पर्चे बांट रहे हैं, जो पर्चे छाप रहे हैं, उनमें से छोटे छोटे लोगों को पकड़ के अंदर कर देने वाला कानून है ये। इसमें जैसे बड़े मुर्गियां हैं, मैंने कहा धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देके बच गए हैं, ठीक है, उनके ऊपर आरोप गंभीर लगेंगे। जांच जो हो रही है निष्पक्ष होती तो मुझे लगता नहीं कि धर्मेंद्र प्रधान किसी यहीं से बचने वाले थे इस मामले में। फिर भी एक रास्ता मिल गया उनको, निकल गए। दूसरी चीज़ ये है कि आरक्षण की जो विसंगतियां हैं वो पूरे देश को निगल रही हैं, अजगर की तरह खा रही हैं प्रतिभाओं को। ये कोई मानने को तैयार नहीं है। जिनको आरक्षण मिल रहा है वो तो ऐसे बैठ गए हैं उसके ऊपर कहते हैं गद्दी बिठा करके कि हटना ही नहीं उससे जी। लेकिन देश का कितना नुकसान कर रहे हैं कि -40 वाला सिलेक्शन पा रहा है और जो 90%, 95%, 100% लेके आ रहा है उसको जगह ही नहीं मिल रही है। तो देश की सबसे बड़ी समस्या यही है कि आप प्रतिभाओं का साथ अन्याय कर रहे हैं, उनकी हत्या कर रहे हैं, तो उससे देश को कुछ मिलने वाला नहीं है। तीसरी बात मैं आ जाता हूं कि उत्तर प्रदेश की बात क्योंकि हो रही है, 2027 का चुनाव है। कानून व्यवस्था की बात केवल ये दिखती है कि अपराध होते हैं, अपराध के बाद फर्जी मुठभेड़ें होती हैं, उसमें लोगों को गोली मारी जाती है पैर में। उससे साफ साफ दिखता है कि किस प्रकार से कहलवाया जा रहा है, किस प्रकार से बोला जा रहा है। इतनी नौटंकी कर रही है यूपी पुलिस, समझ में नहीं आता है। इनको तो लगता है नाटक कंपनी में भर्ती हो रही है। हाँ भैया मुझे मैं अब दोबारा नहीं करूंगा। एक बिल्कुल ऐसा लगता है स्क्रिप्ट लिखी हुई वही चली आ रही है। कुछ तो बदलाव, लोगों में कानून का डर नहीं है। कानून का डर होता तो आज जितने भी ये अपराध हो रहे हैं ये रुक गए होते। डर किसका है कि पकड़े जाएंगे तो गोली पड़ेगी पैर में बस। अब वो भी सिलेक्टेड लोगों को पड़ रही है, हर एक को नहीं पड़ रही है। जो बड़े बड़े सफेद पोस्ट अपराधी हैं उनके ऊपर तो कोई ना बुलडोजर जाना है, ना उनके ऊपर कोई कार्रवाई होनी है, सब बचे जा रहे हैं। आप उठा के देख लीजिए, हम लगातार देख रहे हैं कि विजिलेंस के छापे में या किसी विभागीय छापे में लोग गए और ये लेखपाल पकड़ा गया, कोई चपरासी पकड़ा गया, कोई इंजीनियर पकड़ा गया। लेकिन आप देखिए उठा करके एक लाइन से जहां जहां IAS अधिकारी या IPS अधिकारियों के काम आ रहे हैं सबको क्लीन चिट दे दी जा रही है, एक लाइन से दे दी जा रही है, सिलेक्टेड कार्रवाई हो रही है। दूसरा सबसे बड़ी बात क्या है, राजधानी लखनऊ एक उदाहरण है, एक आईना है प्रदेश का। उस प्रदेश के आईने को समझ लीजिए, आपको सब समझ में आ जाएगा। अभी एलिवेटेड रोड का उद्घाटन किया और एलिवेटेड रोड एक बारिश भी झेल नहीं पाई और उस पर गड्ढे होने शुरू हो गए। आगे और भी होंगे, देखा जाएगा, बारिश अभी उस हिसाब से हुई नहीं। दूसरी चीज, चारों तरफ अवैध निर्माण, चारों तरफ अवैध कब्जे, चलने के लिए फुटपाथ नहीं बचा, निकलने के लिए गैलरियां नहीं बची। जो जो जगह जहां जिसको मिल रही है सब, चाहे आम हो चाहे खास हो, सब कब्जा करते चले जा रहे हैं। सरकार की नीति ऐसी आ गई है कि इन्होंने आवासीय में व्यावसायिक गतिविधियां निष्पादित करने के लिए इन्होंने कहा है कि इस पर काम हो सकता है। इतनी गंदी नीति, आपने घरों की प्राइवेसी खत्म कर दी, उनकी निजता खत्म कर दी, उनकी सुरक्षा सब खत्म कर दी। घरों के आसपास इतनी अराजकता लोगों के पहुंचा दी है कि आज हर आदमी परेशान है। कानून व्यवस्था की बात होती है, थानों में FIR लिखना आज भी लोहे के चने जमाने जैसा है। तहसील में कोई काम हो जाए, किसी का निस्तारण, किसी काम जमीनों का विवाद का हो जाए, तो आप समझ लीजिए आपने स्वर्ग की प्राप्ति कर ली है। उत्तर प्रदेश सरकार बहुत बातों की बहुत धनी है, बातें बोलने में बहुत धनी है, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन इन्होंने कुछ करना ही नहीं है। राम मंदिर का मुद्दा हम सबकी आस्थाओं का मुद्दा है और जिनका मुद्दा नहीं रहा तो उनको तो बोलने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन क्योंकि हमारा मुद्दा रहा है, हम इसमें शामिल रहे हैं, तो हमें मालूम है कि इसमें हमें कितना कष्ट है। और जिस प्रकार के चोरों को बैठा के वहाँ पे व्यवस्था दी गई है, उन चोरों की व्यवस्थाओं के कारण ही सब हुआ है। जानबूझकर कैसे लोग बैठाए गए राम मंदिर में जहाँ से चोरी समाधान संभव थी। खींचतान, AK शर्मा का कार्यकाल देख लीजिए, इतना निकम्मा मंत्री, ऊर्जा मंत्री, लोगों के घरों में आज की तारीख में भी घंटों घंटों लाइटें नहीं आ रही हैं और कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। पता नहीं किस तरह की काम चल, मुख्यमंत्री कई बार बैठक ले चुके हैं, कोई कहीं किसी से अंतर नहीं पड़ रहा है। लखनऊ में लाइट जाने का सिलसिला बदस्तूर जारी है। इससे समझ लीजिए पूरे प्रदेश की हालत क्या होगी। आप नाले नालियों को देख लीजिए, जल भराव इसलिए हो रहा है कि आपने प्राकृतिक स्रोत जहां पानी जमा होता था, आपने उसको खत्म करके वहां इमारतें खड़ी कर दी, वहां पे बाजार बना दिए, वहां पे कई व्यवसायिक कॉम्प्लेक्स बन गए, तो पानी के जो बचने का स्रोत था खत्म हो गया। नाले नालियों में जाम, गंदगी इतनी है कि किसी को सुरक्षा उससे मिल ही नहीं रही है। हर घरों में बारिश जरा सी होती है, बदबू मारता हुआ पानी उनके घरों के अंदर घुसने लगता है। ये स्थिति है। विकास है कहाँ?
उत्तर प्रदेश किस चुनाव 2027 का होगा तो ये भारतीय जनता पार्टी किन मुद्दों पे चुनाव लड़ेगी? कि चीन पाकिस्तान फिर यहाँ वापस आएंगे, यहाँ पे फिर से वो क्या कहते हैं जातिगत आरक्षण के वाली बातें करेंगे कि पीडीए तो लेके आया सपा है, लेकिन पीडीए का सारा पालन तो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। सवर्णों के लिए आपने कोई रास्ता नहीं छोड़ा, SC ST से आपने उनको मार रखा है, आपने आरक्षण की विसंगतियों से उनको मार रखा है। यूजीसी लाए, हमारे बच्चों के ऊपर वो खतरनाक हथियार छोड़ दिया है आपने यूजीसी के माध्यम से कि हमारे बच्चे त्राहिमाम कर रहे हैं, उनके विभाग होने के कारण हम त्राहिमाम कर रहे हैं। हमें समझ में नहीं आ रहा है कि हम अपने बच्चों को ऐसी खतरनाक स्थिति से उबारेंगे कैसे, निकालेंगे कैसे। ठीक है, जवाब लेते हैं विवेक जी से। विवेक जी, बड़ी गंभीर स्थिति है उत्तर प्रदेश की। सुनील जी वरिष्ठ पत्रकार, उन्होंने भी कहा कि कोई विभाग भ्रष्टाचार से बचा नहीं है और स्थितियां गंभीर है। अंशुमान जी राजनीतिक विश्लेषक है, वो भी बता रहे कि वाकई जो भरोसा था वो कहीं ना कहीं डगमगाता हुआ नजर आ रहा है। बाकी विपक्ष ने तो सवाल खड़े कर ही दिए हैं। क्या प्रतिक्रिया है आपके इस पर? कैसे निपटेंगे आप इन गंभीर आरोपों से? स्नेहा जी, सुनील जी, अंशुमान जी वरिष्ठ पत्रकार हैं जी किसी चीज को देखने का इनका अपना तरीका है, अपना मत है। बिल्कुल। मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। जहां तक हमारी सरकार का सवाल है, सरकार ने कानून व्यवस्था, समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्तियों के लिए जो कार्य किया है। अभी अर्तमान जी पूछ रहे थे कि किन मुद्दों के साथ आप चुनाव में जाएंगे। हमने समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को छत मुहैया कराई, रिकॉर्ड संख्या में हमने प्रधानमंत्री आवास गरीबों को दिए, हमने गरीब को गैस की सुविधा दी है। अभी हमारे मित्र कह रहे थे सुनील जी की खाद नहीं मिल रही, खाद नहीं मिल रही। देखिए, खाद आगे पीछे मिल सबको जाते, ऐसा कोई पिछली बार भी नहीं था जिसको यूरिया DAP ना मिली, इस बार भी कोई नहीं। जी फिर हमारे एक मित्र ने आरोप लगाया कि साहब विवेक जी, या सोशल मीडिया देख महंगी लीजिए, कर पता दी चल खाद जाएगा आपको। और महंगी करके चेक किया जाए। विवेक जी की आवाज नहीं आ रही। सुनील जी जी रखिए आप अपना पक्ष। जिस तरीके से विवेक जी कह रहे थे कि खाद वाली जो दिक्कत है वो आगे पीछे सबको मिल रही है। स्नेहा जी, आगे भी मिल रही है, पीछे भी मिल रही है। बाबा तुलसीदास ने रामायण में लिखा है जी कि जो सुनि समुच अनीत रत, जागत रहा जो सोए, उपदेश वो जगाए वो तुलसी उचित न होए। कि जाग करके सोता है उसका सत्यानाश ही होता है। भारतीय जनता पार्टी यही हाल है। मुख्यमंत्री जी को गुमराह किया जा रहा है सच्चाइयों से। मैं तो निवेदन साथ कहना चाह रहा हूं कि मुख्यमंत्री जी एक जिले का दौरा बिना बताए आप करके देख लीजिए, जैसे राजनाथ सिंह जी करते थे कभी कभी, सच्चाई सामने आ जाएगी। आप पहुंचते हैं तो जो गंदगी होती है उसको ढक दिया जाता है, चमचमाते हुए काम दिखा दिए जाते हैं। लेकिन सच्चाई हम कहते हैं तो विवेक जी को कड़वा लग रहा, आपको भी कष्ट हो रहा होगा, लेकिन हमारा ये धर्म है, कर्म है, हम मीडिया के लोग हैं, सच्चाई को, पीड़ितों की आवाज़ को आपके चौखट तक पहुंचाना। इसलिए हाँ जी, भ्रष्टाचार तो चर्चा करना बंद ही कर दें हम, इसलिए कि भ्रष्टाचार शिष्टाचार हो गया। विवेक जी कह रहे हैं खाद मिल रही है, आप चलो मेरे साथ, मैं सीतापुर जनपद दिखा दूं चल के क्या हाहाकार मचा है। हाँ, खाद मिल रही, बिल्कुल मिल रही, मैं भी कह रहा हूँ मिल रही। उनको मिल रही है जिनके ऊपर कृषि विभाग के अफसर मेहरबान हैं, जिनके ऊपर जिले के अफसर मेहरबान हैं या सफेद पोस्ट मेहरबान है, उनको मिल रही खाद। मैं भी कह रहा हूँ जहाँ से माल मिल रहा है उनको मिल रही है। खाद की कमी नहीं है इसलिए आज मैं भी कह रहा हूँ, लेकिन ये काकस है व्यापारी, बड़े बड़े व्यापारियों का और बड़े बड़े अधिकारियों का और प्रमुख सचिव रविंद्र कुमार का, मैं खुद कह रहा हूँ, जिनके कार्यकाल में किसान सबसे ज्यादा त्रस्त हुआ है। मुख्यमंत्री जी, मैं कहना नहीं चाह रहा था, रविंद्र कुमार किसानों के लिए वो सरदर्द बने हैं, लेकिन आपकी रहनुमाई में वो आज भी बने हुए हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ गलत, आप देख लीजिए, जब से रविंद्र कुमार के हाथ में कृषि विभाग आया है, कृषि यंत्र घोटाला, खाद घोटाला, घोटालों के आगोश में आ गया है। जो आपकी नीति थी, जो आप चाहते थे किसान खुशहाल हो, प्रफुल्लित हो, उस पर पानी फेर दिया है। समय है अभी, अगर देख लीजिए तमाम लोग ऐसे, मैं नहीं कह रहा हूँ कि, लेकिन कार्यकाल देख जो अफसर अच्छे हों उनको बैठाइए, आप पास कमी नहीं। विवेक जी, अब कैसे आप कह रहे हैं कि वरिष्ठ पत्रकार हैं उनके अपने टिप्पणी हो सकते हैं? वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो तो सच्चाई ही बता रहे हैं और वो ये भी कह रहे हैं कि आप लोगों को अलर्ट होने की आवश्यकता है। नहीं,
मैंने उन्होंने जो बात ये कही कि सरकार यूरिया डीएपी महंगी करके जी मान निधि दे रही, मैंने उस पर कहा कि ये सत्य नहीं है, सुनील जी को ऐसी टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। इंटरनेशनल मार्केट में यूरिया की एक बोरी का दाम 1600, 2400 से 4500 तक कभी कभी हो जाता है। विवेक जी, यहाँ आप किसान भी है, किसानों नेता 65 भी हैं, रुपए, यहाँ किसान के 4500 सहने की क्षमता नहीं है। अलग से गिनती है उस पर, आप इस तरह के तर्क ठीक नहीं है। जहां तक सरकार का सवाल आदि से किसानों के साथ है, जी सरकार के टारगेट पे किसान है, तो किसानों के साथ हमेशा सरकार खड़ी रहती। समाज के अंतिम पायदान पे खड़े लोगों के साथ सरकार हमेशा खड़ी है। और जिस तरीके का विवेक जी, सरकार ने स्नेहा जी, एक सेकंड कानून रुक जाइएगा। व्यवस्था रुक जाइए। भ्रष्टाचार पे अंकुश लगाया है, जी। उल्लेखनीय है। ठीक है, आप कुछ ही पर्टिकुलर अधिकारियों की बात कर सकते हैं, उनकी भी जांचें चल रही हैं, वो भी जांच के दायरे में हैं। इस सरकार में कोई बख्शा नहीं जाता सुनील जी। विवेक पूर्ववर्ती जी, सरकारों में तो आपकी आप शिकायतों के बावजूद और अधिकारी सुनील रिटायर हो गए। सुनील जी वो शिकायत ऑनलाइन करने है, की भी वैसे भी स्थितियों में आवाज नहीं में थोड़ी होते थे। दिक्कत है, प्लीज कोऑपरेट कीजिए। ये विवेक जी रखिए आप अपना पक्ष, मुख्यमंत्री के यहाँ से बुलाहट आ जाती थी जी। आप रखिए अपना पक्ष। जी स्नेहा जी, पुरानी सरकारों में तो अगर किसी भ्रष्टाचारी की आप शिकायत करते थे जी तो आपको बुला करके उठक बैठक करवाया जाता था कि आपने इनकी शिकायत क्यों कर दी। इस सरकार में तो आप शिकायत करते हो, शिकायत पे कार्रवाई भी होती है, आप बेहतर जानते हैं कि हमारे यहाँ कोई कार्रवाई को बख्शा तो नहीं ये लोग जाता। बता रहे हैं कि बाकी सिर्फ सत्ता का लीपापोती चरित्र में होती है। भ्रष्टाचार शामिल है। विवेक जी, कार्रवाई पे तो ये लोग बता रहे हैं जी। सिर्फ लीपापोती होती है, कानून नहीं, का आप इनका दम भर रहे हैं। ये लोग बता रहे हैं कि मजाक बना दिया आपकी सरकार ने। आप बता रहे हैं कि किसानों की हितैषी आपकी सरकार, ये बता रहे हैं कि सबसे ज्यादा छलावा आप लोगों ने किया है। आप कहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत किया है आप लोगों ने, ये बता रहे हैं कि पहली बारिश भी नहीं झेल पा रहे आपके एक्सप्रेसवे। देखिए है क्या स्नेहा जी, जहाँ आदमी काम करता वहीं पे दिक्कतें आती हैं, वहीं पे समस्याएं भी आती हैं। जी जिस सरकार ने काम करना है, पुल बनाना है, सड़क बनानी, तो सड़क में गड्ढे भी होंगे, उसमें कहीं दिक्कतें भी आएंगी, उसको रिमूव किया जाएगा। ये तो सतत प्रक्रिया चलती रहती है। जिसने कुछ करना नहीं उसके यहाँ कोई समस्या भी नहीं आनी है। इतना एक्सप्रेस वे बन रहा है, इतनी रोडें बन रही हैं। आज बताइए कोई गांव शहर से कटा रह गया क्या, जहाँ संपर्क मार्ग ना हो? अंशुमान जी को सुन रहा था। चलिए तो विवेक जी, आज मैं एक सारे सीधा मुद्दा गांव दिखा सड़क देता से हूँ जुड़ आपको। देखिए चुके हैं। संपर्क मार्ग क्या हाल है। 100% गाँवों तक सड़कें हैं, नए नए एक्सप्रेस वे बन रहे हैं। आज जिस तरह से आदमी लखनऊ का सवेरे नाश्ता करके दोपहर का खाना बलिया में जाके खा सकता है और शाम रात का खाना फिर आके लखनऊ खा सकता है, इसके पूर्ववर्ती सरकार में ऐसी किसी की सोच थी क्या? कोई सोच सकता था क्या कि संभव हो पाएगा? तो जो हमने किया, हमारा काम जनता में बोल रहा है, हमें इन लोगों के सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। हाँ, आप पत्रकार हैं, आपने अपना मत रखा, मैंने आपको अपनी बात से जवाब दिया। आप जी। संतुष्ट हो तो ठीक, नहीं संतुष्ट है तो ठीक। हमारा काम आपकी बात का जवाब देना है। बिल्कुल हम जनता के लिए काम करते हैं, किसी की संतुष्टि के लिए हम काम नहीं करते। और जनता में हमारा काम बोलता है। जिस गरीब को हमने पक्का मकान दिया वो खुद बोल रहा है, जिसको हमने गैस कनेक्शन दिया, जिसको विद्युत कनेक्शन दिया वो बोल रहा है। आप कहने न कहने से सरकार के काम का मूल्यांकन नहीं होता। जो बहन बेटी आज विद्यालय जा रही, अपने काम पे जा रही, वो बहन बेटी बताती है। हम लोग जो पिछली चुनाव में थे विधानसभा के, हम लोगों को बहन बेटियों ने इनपुट दिया कि आपने एंटी रोमियो स्क्वाड बंद क्यों कर दिया, उसको पुनर्जीवित करिए। हमने मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा, उसको पुनर्जीवित किया गया। आज किसी विद्यालय के अगल बगल कोई पौधा छिड़कानी करके देख ले, समझ में आ जाएगा। ठीक है। तो जो लोग दुनिया के तमाशे बता रहे हैं उनसे पूछिए, किसी सरकार में बहन बेटियों की इज्जत आबरू सुरक्षित थी क्या? दंगे होते थे कि नहीं होते थे? जो यहाँ चंदा चोरी का गाना गा रहे हैं उनसे पूछिए कि जय गुरुदेव की मृत्यु के बाद उनका खजाना किस पार्टी की सरकार ने लूटा था? मुलायम सिंह जी ने पूरा पुलिस पिकेट लगा करके पूरा खजाना लूट लिया था जय गुरुदेव जी का, जिसको और हमको आरोप लगा रहे हैं। भाई ट्रस्ट का कोई सदस्य चंदा चोरी में शामिल है क्या?
भाई कर्मचारियों ने की, कर्मचारियों पे कार्रवाई हो रही है। जी ट्रस्ट के जो भारत सरकार द्वारा अपॉइंटेड लोग थे उसमें कोई उसमें शामिल है क्या? सब शामिल आप है। आरोप प्रत्यारोप लगा दीजिए, किसी के ऊपर लगा दीजिए, ठीक है। लेकिन जो चीजें सीसीटीवी फुटेज में है वो तो सामने है। तो आपके कर्म को कर्म भी सामने है। जय गुरुदेव के चेलों से पूछ लीजिए उनका खजाना किसने लूटा, ये तब बता बड़ा देंगे गंभीर कौन ले आरोप गया। है, जरा कमलेश जी से इस पर जवाब ले लेते हैं। कमलेश जी, जब आप चंदा चोरी की बात करते हैं तो कहा जाता है कि आपको कोई हक नहीं है ऐसे मुद्दों पे बोलने के लिए। जब आप बहन बेटियों की सुरक्षा की बात करते हैं तो कोई हक नहीं है आपको इस पे बोलने का। आप इंफ्रास्ट्रक्चर पे और सड़कों पे जब सवाल पूछते हैं तो कहा जाता है कि आपके बस की थी क्या कि आप इतना काम कर पाइए, और जहां काम होगा वहां खामियां तो निकलेंगी। दीजिए जवाब। देखिए, अभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के जी साथी कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार, कह रहे थे कि भ्रष्टाचार की जांच हो रही। जी मैं जानना चाहता हूं, इनकी सरकार केंद्र और प्रदेश में, केंद्र में तीसरी बार है, प्रदेश में दूसरी बार, इनकी कोई जांच भ्रष्टाचार की आज तक पूरी हुई क्या? जहां तक मुझे जानकारी है, इनकी कोई जांच आज तक पूरी नहीं हो पाई, क्योंकि जो भ्रष्टाचारी हैं वो भारतीय जनता पार्टी के ही अपने परिवार के लोग, इसलिए ये कहीं जांच उसकी पूरी नहीं करा पाई। अभी ये कह रहे थे राम मंदिर को, पूरी दुनिया राम मंदिर के चोरी मुद्दे पर, इनके भाजपा के बनाए हुए ट्रस्ट के कर्मचारियों के चोरी किए हुए मुद्दे पर पूरी दुनिया आज भारत की तरफ ऐसे देख रही है जैसे लग रहा है कि कोई अजूबा, कि राम मंदिर में ऐसे चोरी कैसे हो सकती है। ये कह रहे थे कि सीसीटीवी का फुटेज, जब 3 साल का मामला है और सीसीटीवी का फुटेज मात्र 40 दिन का, 40 दिन का सीसीटीवी फुटेज इनका मिला, जिसमें 40 दिन में 71 बार चोरी उसमें दिखाई दे रही है। अब आप अंदाजा लगाइए कि 2.5-3 साल में कितने हजार बार इन लोगों ने चोरी किया और कराया होगा। इससे इनकी असलियत का पता चल जाएगा। जहां तक इन्होंने कहा अभी खाद बीज पर, मैं तो दावे के साथ कहता हूं, मैं भी एक किसान हूं जी, और किसी गोदाम पर अभी जैसे धान की रोपाई का सीजन था, अभी थोड़ा बहुत चल ही रहा है, लास्ट स्टेज पर है, और कहीं डीएपी और एनपीके इनका कहीं सरकारी गोदामों पर देखने को नहीं मिला। किसान त्रस्त था, क्योंकि किसान की पूरी ताकत खेत होती है, उसके आय का स्रोत खेत होता है, लेकिन उस खेत को हम मजबूत कैसे करेंगे जब तक हमें पर्याप्त मात्रा में सही समय पर खाद नहीं मिलेगा, तो हम अपने खेत को मजबूत कैसे कर सकते? लेकिन इनका कहीं एनपीके और डीएपी नहीं मिला। लेकिन अब वो तो आया कह रहे हैं यूरिया कि की सब बात। कुछ मिल रहा है, हर किसी को मिल रहा है, ये बेवजह के आरोप हैं। ये झूठ बोल रहे हैं, बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं, सफेद झूठ बोल रहे हैं। हम लोग भी किसान हैं और हम अपने गोदाम पर जाते हैं तो वहां पता चलता है कि यूरिया गायब, डीएपी गायब, एनपीके गायब, और अगर कहीं इनका मिला भी तो भ्रष्टाचार कर, ठीक है, मुहमांगा दाम लेकर, और जब मुहमांगा दाम हम लेंगे, मुहमांगा दाम देकर के हम जब खाद लेंगे तो हम अपनी आमदनी को कैसे बढ़ा पाएंगे? हमारी लागत ही इतनी ज्यादा बढ़ जा रही है कि हमारी पूंजी नहीं निकलने वाली है। अभी धान बीज, अभी ये गेहूं का लेवी था, किसानों का कहीं लेवी नहीं लिया गया। लिया किसका गया? या तो भाजपा के बड़े नेताओं का गेहूं क्रय केंद्र पर लिया गया, और नहीं तो इनके जो अपने जो व्यापारी हैं, इनके जो ये व्यापारी हैं, उनका जो चुनिंदा कुछ व्यापारी हैं, उनका लिया गया। ठीक है, अब आप सोच लीजिए कि किसानों की कैसे दुगुना होगी। ठीक है, इसका और जवाब इन्होंने लेंगे कहा विवेक जी से। कि हम किसानों को समय से हम हर चीज उपलब्ध करा रहे हैं। अभी किसान
ये ठीक है कमलेश जी, और मुद्दे पे चलते हैं। ये तो पूरी डिबेट ही किसानों पे फोकस हो गई। यहाँ आपने बताया कि किसानों की स्थिति गंभीर है। अभी जवाब लेंगे विवेक जी से। शैलेंद्र जी, जिस तरीके से बार बार आप लोगों पे गंभीर आरोप लग रहा है कि विपक्ष को तो किसी मुद्दे पे बोलने का कोई हक ही नहीं, क्योंकि विपक्ष जब सत्ता में थी तो कोई काम नहीं किया। एक्चुअली बीजेपी को सच में झूठ बोलने की आदत सी हो गई है। लगातार जो है विपक्ष जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, भाई साहब ने कहा कि चुनाव 2027 जो मेन मुद्दे हैं उसके हट करके होगा, बिल्कुल नहीं, ये गलत है। मैं इसका विरोध भी कर रहा हूँ। लगातार राहुल गांधी जी वन मैन आर्मी की तरह, नौजवानों की लड़ाई दिल्ली में हो या पूरे देश में जो नीट की परीक्षा पेपर लीक हुआ या उसके पहले भी जो परीक्षाएं निरस्त हुई थी, उस पर राहुल गांधी जी पूरे देश में कार्यक्रम किया उन्होंने, पूरे देश में। और दिल्ली में भी लगातार वो लोकसभा के सदन में भी और सड़कों पर भी कई प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वो लड़ रहे हैं। बेरोजगारी सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है इस देश के लिए, वो कांग्रेस पार्टी लगातार लड़ रही है। अब आ जाते हैं पुलिस प्रशासन के उत्तर प्रदेश में 112 नंबर जो पुलिस डायल है, आप पता करा लीजिएगा स्नेहा जी, यहाँ सारे बैठे लोग हमारे वरिष्ठ लोग हैं। सिर्फ उसका एक काम है, अगर कोई असहाय व्यक्ति फ़ोन करता है, पुलिस जाती है, उसका कोई काम नहीं, सिर्फ जाती है, फॉर्मेलिटी करती है, उससे कुछ पैसा लेती है और चली जाती है। इसके अलावा और कुछ भी नहीं है 112 नंबर डायल। ये आप पता करा लीजिए, सबसे बड़ा आरोप है हमारा। और यही नहीं, दूसरी चीज़ जो अभी मुख्यमंत्री जी का 1076 है कंप्लेन में, उसमें भी पुलिस प्रशासन के खिलाफ भी कोई कार्रवाई करी है या कोई असहाय या निर्धन है उसके साथ अत्याचार हो रहा है, अगर वो कंप्लेन करता है तो पुलिस जाकर उसको धमकाती है, उसके साथ न्याय नहीं होता है। ये मेरा खुद का भी है, कई सर्वे मैंने किया है, कुछ नहीं हो रहा है। 1076 और 112 नंबर पुलिस के कमाने का एक जरिया बन गया है। एक सामान्य व्यक्ति के साथ कोई छेड़छाड़ हो, महिलाओं के साथ, वो थाने में जाने से डरती है। पुलिस का बिहेवियर इतना खराब है, जनता इस बात से त्रस्त है, कहीं कोई न्याय मिल नहीं रहा है। तहसीलों की स्थिति तो इतनी बदतर है कि एक छोटा सा अगर उसको कोई आय जात निवास प्रमाण पत्र बनाना हो तो लेखपाल और सेक्रेटरी बिना पैसे लिए कोई काम ही नहीं करते। इतना अत्याचार अन्याय कभी नहीं था स्नेहा जी, भ्रष्टाचार कई गुना बढ़ा है। ये सारे हमारे वरिष्ठ लोग बैठे हुए ये भी बताएंगे कि सच है कि झूठ मैं बोल रहा हूँ। बीजेपी के प्रवक्ता कुछ भी कह दें। सबसे और महत्वपूर्ण बात है कि सीबीआई जांच हुई थी पिछली बार भी, मेडिकल की परीक्षा में नीट की हुई थी ना, इस साल भी पेपर लीक हुआ, पिछली बार हुआ था। ऐसी अनगिनत परीक्षाएं लीक हुई है पेपर। एक घर बता दीजिए कि सीबीआई ने किसी का बुलडोजर से घर गिराया हो। सिर्फ हिंदू मुस्लिम अगर किसी मुसलमान का है तो किसी तरीके से उसको फोकस करके उसका तुरंत घर गिरा दिया जाता है, तुरंत गिरा दिया जाता है। लेकिन जहाँ पे हर वर्ग हर समाज के नौजवान की बात आती है, उसके भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, जो लोग खिलवाड़ कर रहे हैं उनका घर क्यों नहीं गिराया गया अभी तक? मैं 10-12 सालों की बात कर रहा हूँ, एक आप दिखा दीजिए किसी का घर गिराया गया हो। 125 परीक्षाएं निरस्त हुई, अभी तक पता नहीं चल पाया कि लोग कौन से लोग हैं जो इस तरह का अन्याय कर रहे हैं, उन लोगों का घर नहीं गिरा। तो ये तो सबसे बड़ा सवाल है ना, क्या इसके समाज अध्ययन नहीं करेगा क्या? बिल्कुल, तो ये भी सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। अभी एक भी लोग, पिछली बार की सीबीआई जांच चल रही है, उसमें अभी भी कोई लोग ठोस कार्रवाई सरकार द्वारा नहीं की गई है। तो ये सब महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। अंशुमान जी, स्थितियां बड़ी गंभीर हैं बिल्कुल स्नेहा जी। और कहीं ना कहीं सत्ता कह रही है कि सब कुछ ठीक चल रहा है और खामियां जो हैं उस पर काम किया जा रहा है। क्या कहता है आपका विश्लेषण? क्या वाकई इतनी मजबूती से काम किया जा रहा है जितनी मजबूती से दावे किए जा रहे हैं? देखिए, ये तो सच्चाई है कि भ्रष्टाचार की जो जड़ें हैं वो पहले से बहुत ज़्यादा गहरी हैं और बहुत ज़्यादा ख़तरनाक स्तर तक पहुंच चुकी हैं जी। और मैं बकौल एलडीए वीसी के बयान को बताऊं कि उनका कहना था कि 94% लखनऊ जो है अवैध बना हुआ है। तो आप समझ लीजिए 94% जो भ्रष्टाचार है वो जड़ों में घुस गया है हमारे, और हम उससे निकलने की जगह उसके साथ कैसे सामंजस्य बिठा लें, कैसे उसके साथ चलें, कैसे हम भ्रष्टाचारी को संरक्षण दे दें, कैसे उनको बचा लें, इसी में जूझ रहे हैं। क्योंकि हर पार्टी के भ्रष्टाचारी मौजूद हैं, हर वर्ग का भ्रष्टाचारी मौजूद है। अमीर है तो भी भ्रष्टाचार दिखने को मिल रहा है, गरीब है तो भी दिख रहा है, कांग्रेस में है तो है, भाजपा में है तो है। तो सब नूरा कुश्ती हो रही है कि एक दूसरे को कैसे बचा लें, कैसे एक दूसरे के भ्रष्ट साम्राज्य को हम पतन होने से बचा लें जी। दूसरी चीज, अगर मिल के बात करनी है, अगर वास्तव में ठोस कुछ काम करना है इस देश को, तो आप ये मान के चलिए 150 करोड़ के बाद हम बहुत जल्द 160 करोड़ 170 करोड़ तक पहुंचेंगे। और इतनी बड़ी आबादी को देने के लिए ना तो आपके पास नौकरियां हैं, ना उनको खिलाने के लिए संसाधन है, ना उनको घर देने के लिए जगह है, ना उनको पिलाने के लिए पानी है, ना बिजली मिलेगी, कोई जगह नहीं मिलेगी।
तो अगर आप वास्तव में कुछ सकारात्मक करना चाहते हैं तो जी। यहाँ पे पक्ष को विपक्ष को दोनों को एक मंच पे बैठना पड़ेगा और उनको निर्णय लेना पड़ेगा ठोस तरीके से। और ये तो भ्रष्टाचार पे 10 साल की सजा या 10 करोड़ का जुर्माना ये नहीं चलेगा। अगर भ्रष्टाचार हुआ है और हजारों करोड़ की और कई आप उसमें हजारों लोगों का भविष्य जुड़ा हुआ है तो आपको पूरी संपत्ति जब्त करनी पड़ेगी। और ये जो अनिवार्य रूप से जो अश्विनी उपाध्याय जी बोलते हैं कि ब्रेन मैपिंग उनकी होनी चाहिए, उनकी अन्य वैज्ञानिक तरीके से जांच होनी चाहिए ताकि वास्तविक अपराधियों तक पहुंचा जा सके, ये अनिवार्य होना चाहिए भ्रष्टाचारों के मुद्दों पे। ठीक है। आप बार बार इसको छोड़ रहे हैं, बार बार इसको क्लीन चिट दे रहे हैं, ये नहीं चलेगा। और मैं बता दूं आपको, जिस प्रकार से आप युवाओं ने अब देखिए अभद्रता तो बहुत हुई है, ये तो उसमें कोई दो राय नहीं है। भाषा में और लैंग्वेज में जिस प्रकार की चीज़ों को इस्तेमाल किया गया है, अश्लील भाषा का इस्तेमाल किया गया है, वो बहुत गलत है। लेकिन वास्तव में अगर युवाओं ने सकारात्मक रूप से आंदोलन के लिए कमर कस ली तो भले जाने जाएंगी, लेकिन फिर भारत का बहुत कुछ बदलेगा। इसलिए सरकारों को और सभी दलों को सचेत होना चाहिए कि वो अच्छे काम करें, अच्छा प्रदर्शन करें, लोगों के सामने अच्छी इमेज बनाएं, क्योंकि हम वास्तव में जो लड़ाई लड़ रहे हैं अपने आने वाली नस्लों के लिए लड़ रहे हैं। हमारी नस्लें ना खराब हों और हमारा देश पीछे ना हटे, इसकी जिम्मेदारी हम पे है और ये काम हम करेंगे जरूर, चाहे फिर सरकार भी रहे चाहे विपक्ष को झेलना पड़े, हम ठीक है, दोनों काम सुनील के जी। तैयार हैं। जी सुनील जी। कैसे होगी बेहतर तस्वीर, और क्या वाकई लग रहा है कि जो मुद्दे आज चर्चा में उठ रहे हैं चुनाव भी उन्हीं मुद्दों पे लड़ा जाएगा, या फिर आखिरी में जाके तमाम तरह के फ्रीबीज दे दिए जाएंगे? देखिए स्नेहा जी, जी अब चुनाव नजदीक आने दीजिए, जनता को प्रलोभन तमाम तरह के दिए जाएंगे, हर पार्टी दे जाएंगे। जी बिहार में देखिए 10,000 रुपया दिया गया, माहौल बदल गया। तो अभी हम लोग कोई भविष्यवक्ता नहीं है कल क्या होता है। इन विवेक जी से मैं एक सवाल इनके सवाल जवाब देना चाह रहा हूँ कि मुझे सर्टिफिकेट देने की आवश्यकता नहीं है। सर्टिफिकेट तो आपको 27 में समाजवादी पार्टी को, आपको जो राजनीतिक दल आएंगे उनको जनता देगी, ना आप कहीं जाएंगे ना हम कहीं जाएंगे। हमारा काम है सरकार को सच्चाइयों से अवगत कराना, सर्टिफिकेट देने मेरा काम नहीं है, ये तो जनता देती है। ठीक है। और जी आप विवेक जी। इसने जी एक सेकंड, जी अभी देखिए भारतीय स्नेहा जनता जी, पार्टी ने सर्वे कराया है, जितनी भी किसकी पूर्व गुडविल में कैसी है? सरकारें इस प्रदेश में आई, इसने जी एक सबने इस एक प्रदेश मिनट को विवेक जी, लूटा। सुनील जी कुछ और कहना बार चाह बार रहे हैं। सड़क की गड्ढे, विवेक जी बस एक जी। मिनट रुकिए, सुनील जी कुछ और कह रहे हैं, जरा से उनकी बात पूरी हो इसने जाए। हाँ जी, भारतीय जनता पार्टी एक सर्वे करा रही है कि इसकी लोकप्रियता कितनी अच्छी है अपने विधायकों की। विधायकों की। जी देर कर दिया आपने, गुप्त सर्वे है ये। हाँ गुप्त सर्वे हो रहा है। जी उसमें मैं 3-4 विधायकों दावे साथ कह रहा हूँ, राजेश्वर सिंह जी को देख लीजिए, कोई हराने वाला कैंडिडेट नहीं है, क्योंकि जनता के सरोजिनी नगर। सरोजिनी नगर। मनीष रावत सिधौली विधायक दिन भर इतना बिजी रहते जनता के बीच में, ऐसे विधायक ज्ञान तिवारी देख लीजिए, अनिल त्रिपाठी मेधावी विधायक देख लीजिए। जो विधायक आपके जनता के बीच हम जा रहे हैं स्नेहा जी, भले उनकी कोई सुन ना रहा अलग बात है, लेकिन जनता से संवाद स्थापित कर रहे हैं, उनको तो मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन इस बार ऐसी नाव डूबेगी कि जिसकी उम्मीद आप लोग कर रहे हैं। जनता बहुत परेशान है स्नेहा जी, महंगाई से परेशान, भ्रष्टाचार से परेशान, कोई सुन नहीं रहा है। डीएम कलेक्टरों का हाल देख लीजिए, पुलिस का हाल देख लीजिए। ये मैं नहीं कह रहा हूं, आप जाके मेरे साथ चलिए, मैं दिखा दूं आपको। ठीक है। स्वास्थ्य विभाग का तो हाल बस से बुरा है। ठीक है जी विवेक जी। विवेक जी। देखिए स्नेहा जी, जी जी स्नेहा जी, देखिए हर पार्टी अपने प्रत्याशियों का, अपने विधायकों का एक आंतरिक सर्वे कराती है, कार्यकर्ताओं से इनपुट लेती है, पर्यवेक्षक भेजे जाते हैं, सब जगह से इनपुट लेकर के तब टिकट निर्धारण होता है। वही प्रक्रिया हमारे यहाँ भी चल रही है और जिस तरह के इनपुट आएंगे उस पर सब पार्टी का नेतृत्व फैसला करेगा। और ये भी सत्य है कि कुछ लोगों के नाते एंटी इनकम्बेंसी होती है, उसके लिए भी कदम परिहार होता है, कुछ लोगों के चेहरे बदले जाएं, ये सब चलता रहता है राजनीतिक प्रक्रिया में। कुछ संगठन में, कुछ संगठन से में फील्ड में सभी सब परिवर्तन चलता रहता है, तो वो भी होगा। जहां तक सरकार के काम का सवाल है, तो जिस तरह उत्तर प्रदेश में काम हुआ है, जिस उत्तर प्रदेश में गली मोहल्लों में कट्टों की फैक्ट्रियां चलती थी, आज उत्तर प्रदेश में लखनऊ में ब्रह्मोस मिसाइल बन रही है, चंडीला में बबलिंग स्क्वाड बन रही है, लोगों को रोजगार मिल रहा है। उत्तर प्रदेश मेडिकल हब बनने जा रहा है, देश नहीं दुनिया के नक्शे पे। आर्म्स उत्पादन में उत्तर प्रदेश दुनिया के नक्शे पे आ गया है। इसके पहले उत्तर प्रदेश की स्थिति नहीं थी।
आप ठीक है भ्रष्टाचार की बातें करें, तमाम बातें करें, लेकिन सरकार के अच्छे कार्यों की भी आपको चर्चा करनी चाहिए। जी आज जिस तरह से उत्तर प्रदेश में रोजगार के अवसर बढ़ रहे स्नेहा जी, उसको आप नकार नहीं सकते। जिस आज उत्तर प्रदेश, इस समय हम सत्ता में आए थे, एक पीपी किट नहीं थी, कोरोना का सैंपल पुणे भेजना पड़ता था जांच के लिए। आज सभी जिला अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट लग चुके हैं। तो ये हमारी प्रगति है। हमने हर जिले में मेडिकल सबसे बड़ा कॉलेज झूठ स्थापित इन्होंने किया बोला है कि सभी उसके हॉस्पिटलों में आउटपुट ऑक्सीजन दो प्लांट तीन लग साल गए में हैं। मैं पूरा निकलना दावा शुरू कर हो रहा हूँ कि जाएंगे। जिले के जितने ये हॉस्पिटल है कहीं कुछ देखिए नहीं देखिए बदलने जा विवेक रहे जी, हैं। बुखार- विवेक जी एक मिनट रुके, विवेक जी को अपना पक्ष रखने दी। विवेक जी, शैलेंद्र जी कह रहे हैं ऑक्सीजन प्लांट लगा नहीं है। किसानों पे जब आप कहते हैं कि उनकी आय बढ़ गई है, कुछ भी बोलते तो हैं, कमलेश ऑक्सीजन जी प्लांट कहते लग हैं गया कि है। झूठ बोल रहे हैं, आय तो ऐसी बढ़ गई है कि मुंह मांगे दाम पे खाद और तमाम चीजें खरीदनी पड़ती है। अब अंशुमान जी बता रहे हैं कि ये तो बड़ा गजब इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जा रहा है कि एक तरफ बनाया जा रहा है, दूसरी तरफ गिर जा रहा है। सुनील जी कह रहे हैं कि कोई विभाग ही नहीं बचा है। देखिए, जो लोग ये कह रहे हैं कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, उनसे पूछिए कि उनके समय में कितनी फसलें एमएसपी के दायरे में थी, गेहूं का समर्थन मूल्य इनकी सरकारों में क्या था। आज 25 से 85 रुपया गेहूं का समर्थन मूल्य है। कभी गेहूं का समर्थन मूल्य इतना भैया किसी 380 सरकार ने रुपया चुना था, गैस दिया सिलेंडर था थी, क्या? 1200 रुपया जो नहीं था गन्ने गैस का सिलेंडर। समर्थन मूल्य आज है, सुनील ठीक जी ना, बैठे हैं, तब गन्ना 60 रुपया किसान डीजल है, पेट्रोल था, आज इनसे पूछिए 102 किससे रुपया हो ज्यादा गया और है। किसी शैलेंद्र जी सरकार जब में आप मिला बोल था रहे क्या थे तो गन्ने वो का बीच में समर्थन काउंटर मूल्य? नहीं कर रहे थे, बोलने का प्लीज। मौका तो दीजिए। ये चीजें जो हैं, लगातार ये कहने में तो इनके ये विपक्ष में है, ये हर चीज को नकार देंगे, लेकिन जब इनकी सरकार थी तो इन्होंने जनता के लिए कुछ किया था क्या? अरे अगर आप कुछ क्या किया किए होता 12 तो सालों आज में? ये यहाँ अभी होते, हम बद से वहाँ बदतर होते। स्थिति है। 12 साल अपने जनता कर्मों ने के आपको दिया ना, पहुंचे हैं। सत्ता में अगर हम किसी को लगातार नकारा तो काम आपको कर मौका रहे दिया हैं। ना। जब ये सत्ता में थे तो गांव यहाँ के उत्तर ग्रामीण प्रदेश अंचल के में सीएससी और इन्होंने पीएससी के लखनऊ में हालात ये है राज्य स्नेहा जी, तो कर्मचारियों बुखार और शिक्षकों के खांसी के संयुक्त अलावा कोई दवा अधिवेशन नहीं पे मिलती है। घोड़े दौड़वा दिए। सिर्फ रिफर आज जो बीएचयू राहुल भेज दो गांधी तो लोहिया अस्पताल दिल्ली भेज में दो, मेडिकल नौटंकी कॉलेज। कर रहे थे हाँ, भारतीय मेडिकल जनता कॉलेज पार्टी लोहिया के से समर्थन शैलेंद्र जी, में। प्लीज। यही पार्टी जब उत्तर प्रदेश में सरकार में थी, जी। इन्होंने राज्य कर्मचारियों शिक्षकों के संयुक्त धरने पे घोड़े दौड़वाए थे। आप आज गोली इन्हें बड़ी चला रहे पीड़ा हैं हो कि रही है। 47 आप चला रहे हैं, कुछ अराजक तत्व अगर उस आंदोलन में AK-47 आप शामिल चला रहे हैं ना, तो आपके उनके ऊपर गृह मंत्री जी लाठीचार्ज आदेश हो कर रहे हैं गया, उन नौजवानों पे जो उनको देश के लेकर के भविष्य राहुल हैं। गांधी घूमते फिर रहे हैं। कभी अपने गिरे बांध में भी झांक लिया करें कि तो क्या इसी इस आप प्रदेश में AK-47 करके चलाएंगे गए, उन नौजवानों पे। क्यों प्रदेश में दोबारा वापस नहीं आ रहे। बिहार में कांग्रेस गोली मारी जहाँ जा रही है नौजवानों जाती पे, फिर लौट के उसमें नहीं आपका आती। हमारा भी बच्चा हो सकता भाजपा है। जहाँ आती वहां से लौट के नहीं जाती। भाजपा 27 में भी प्रचंड बहुमत की सरकार जय हो, बनाएगी। जय हो, मालूम है। जनता लोकतंत्र में जनार्दन होती, हम जनता के लिए समर्पित, हमारा कार्य अरे दिल्ली में लोकतंत्र नौजवानों ने संदेश दे दिया है, अंतिम पायदान पे खड़े बीजेपी के लोगों को नेता लोग समर्पित गांव है। में घुसेंगे हमारे नहीं हर नौजवानों कार्य के में बीच उनका में, आप चिंतन परेशान न होता है। होइए। ठीक है, कहीं गाँव में फिलहाल घुस हमारी नहीं चर्चा में पाएंगे बस इतना प्रत्याशी। है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज की चर्चा से एक चीज तो पूरी तरह से साफ है कि उत्तर प्रदेश का 2027 का चुनाव किसी एक ढर्रे पर नहीं लड़ा जाएगा। एक तरफ जहां सत्ता पक्ष अपने विकास, कानून व्यवस्था और परफॉर्मेंस रिपोर्ट कार्ड के दम पर हैट्रिक लगाने के दांव चल रही है, तो दूसरी तरफ विपक्ष पीडीए के नारे, जातिगत समीकरण और युवाओं के मुद्दों से सत्ता की राह आसान करने में जुटा है। लेकिन उत्तर प्रदेश की राजनीति का इतिहास गवाह है, जनता वादों से ज्यादा अपने रोजगार, सुरक्षा और भविष्य को प्राथमिकता देती है। 2027 में सिंहासन पर कौन काबिज होगा, इसका फैसला नेता नहीं बल्कि यूपी का जागरूक मतदाता करेगा। और इस बार स्थितियां कहीं ना कहीं बहुत अलग होने वाली। खैर, ये तो वक्त बताएगा कि इस बार युवा किस करवट बैठता है। स्थिति गंभीर है और चैलेंज भी बहुत ज्यादा है। फिलहाल इन सब का जवाब जल्द मिलेगा। देखते रहिए इंडिया वॉच।